बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शगुफ्ता फैसल, तामीरात टीवी से। पाकिस्तान माशाल्लाह से तरक्की की राहों पे गामज़न है और इसकी एक बड़ी वजह हमारे काबिल माहिरीन हैं। अब पाकिस्तान में इतने काबिल माहिरीन हैं कि हमें गैर मुल्की माहिरीन की खिदमत लेने की अब ज़रूरत नहीं रही। तो ये हमारी एक बहुत बड़ी खुशनसीबी है। इन्हीं माहिरीन में एक ऐसी ही शख्सियत हैं डॉक्टर अरशद हुसैन साहब। ये एनवायरनमेंट पर इंतहाई काबिल क़दर रिसर्च रखते हैं और काबिल फ़ख्र हैं हमारे लिए। तो आइए आज हम आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं। आइए चलिए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं सर? सबसे पहले तो मैं आपका नाम और आपका तारुफ जानना चाहूँगी। मेरा नाम डॉक्टर अरशद हुसैन मेमन है। मैं एनवायरनमेंट कंसल्टेंट हूँ। मैं अभी सिंध गवर्नमेंट के साथ एक प्रोजेक्ट है, सिंध फ्लड एमरजेंसी रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट, वहाँ पे एज एनवायरनमेंट कंसल्टेंट की अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। और वहाँ पे हम बेसिकली जो लास्ट ईयर जो फ्लड्स आए हैं उसमें जो डैमेजेस हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के डैमेजेस हुए हैं, जो इरिगेशन डिपार्टमेंट में जो चीज़ें हुई हैं, मतलब जो स्ट्रक्चर्स हैं जो इरिगेशन के, उनके डैमेजेस हुए हैं, वो फ्लड की वजह से उसको जो है रिहेबिलिटेट कर रहे हैं। अच्छा सर, वालिदैन की आपने किन किन खूबियों को अपनाया? माशाल्लाह से एक कामयाब इंसान हैं आप, तो कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपने अपने वालिदैन की अपनाई? देखिए, मैं आज जो कुछ भी हूँ मैं अपनी वालिदैन की वजह से हूँ यहाँ पे। और मेरे वालिद साहब एक स्टेट बैंक के एक मुलाजिम रहे हैं, वहाँ पे एक ऑफिसर थे, और उन्हीं की जो मेहनतें थी, उनकी जो गाइडलाइन थी, उन पे अमल करते हुए मैंने आज जो है ये मकाम पाया है। उनकी जो मेहनतें, उनकी जो काविशें थी, और हमें जो गाइड करना कि अपने करियर में किस तरह से आगे जाना है। हम एक छोटे से एक शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, मटियारी एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं। वहाँ से फिर हम माइग्रेट होकर हैदराबाद आए, उसके बाद फिर कराची आए, और उसके बाद फिर मैंने फ़ॉरेन से भी एजुकेशन ली। तो उसमें पूरे जो करियर में मेरे वालिद साहब का बहुत अमल दखल है। उन्होंने बहुत जो है दुआएं भी दी मेरी वालदा की, ख़ास करके उन्होंने बहुत उसमें उनकी दुआएं, शफ़क़तें, मेहरबानियाँ उनकी है। आपकी ज़ेरे निगरानी कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं? देखिए, मैंने तालीम और सर्विस दोनों साथ ही चलाई है। मैंने जो ना जब फर्स्ट डिग्री कंप्लीट की इंजीनियरिंग की, तो उसके साथ, और उसके बाद फिर मैंने वो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में की थी। उसके बाद फिर मैंने पाकिस्तान का एक बड़ा ग्रुप है गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स, वहाँ पे काम किया था तकरीबन कोई 1.5 ईयर। उसके बाद फिर मैं फ़ॉरेन चला गया, वहाँ से फिर मैंने मैनेजमेंट में MBA किया यूके से। उसके बाद फिर वापसी, वहाँ पे भी मैंने कुछ जॉब्स की, जो वहाँ पे सर्वाइवल के लिए कुछ जॉब्स करनी पड़ती हैं, तो वो भी की। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पाकिस्तान में आके जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में काम किया, तकरीबन 4.5 ईयर्स वहाँ पे एज असिस्टेंट डायरेक्टर मैंने काम किया। बड़े मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का एक प्रोजेक्ट था टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन का, और तो इंडस्ट्रीज़ को उसमें सपोर्ट किया, उसमें टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन पे उनको गाइड किया, और उसमें पॉलिसीज़ बनाई। और उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की पाकिस्तान की हिस्ट्री की फ़र्स्ट टेक्सटाइल पॉलिसी थी, जो 2008-9 to 14 फर्स्ट पॉलिसी थी, उसमें मेरा इनपुट रहा है। और उसके बाद फिर मैंने अपना ट्रेड थोड़ा सा चेंज किया। मैंने मास्टर्स किया NED से एनवायरनमेंटल इंजीनियरिंग में। वहाँ से फिर मैंने अपना जो करियर है वो एनवायरनमेंटल इंजीनियरिंग की तरफ गामज़न किया। और साथ साथ फिर मैंने काफ़ी कंसल्टेंसीज़ भी की, काफ़ी इंडस्ट्रीज़ के साथ, सीमेंट इंडस्ट्रीज़ के साथ भी किया काम, तो टेक्सटाइल के साथ भी, ऑयल एंड गैस में भी, और फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट्स में भी काफ़ी काम किया, जिसमें IFC के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, फिर पावर कंपनीज़ हैं, सोलर है, विंड है, और इस तरह के बहुत सारे सेक्टर्स में मैंने अपनी खिदमत अंजाम दी। करियर में जो 2-3 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जो कराची पोर्ट ट्रस्ट का एक बड़ा प्रोजेक्ट है, जो इनके बर्थ्स की जो रिकन्स्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन थी, उसमें काम किया था। उसमें एज एनवायरनमेंट कंसल्टेंट काम किया था। वो 4.5 ईयर्स का एक बड़ा प्रोजेक्ट था। उससे KPD की जो बर्थिंग कैपेसिटी है, जो मतलब शिप्स की जो हैंडलिंग कैपेसिटी, वो इंक्रीज़ हुई। वहाँ पे मैंने काम किया। फिर उसके बाद फिर मैंने सिंध
रेजिलेंस प्रोजेक्ट में अराउंड 50 डैम्स, स्मॉल डैम्स पे उस पर मैंने काम किया है, और अभी उसमें और ज़्यादा डैम्स जो है ना उस पर काम हो रहा है, तो उस पर हम काम कर रहे हैं। और इसके अलावा कुछ और प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मैंने किए हैं, जिसमें क्लीनर प्रोडक्शन पॉलिसी, ये फॉरेन फंडिंग एक प्रोजेक्ट था, फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट था, जिसमें WWF और इसके अलावा दूसरे यूरोपियन यूनियन की कुछ फंडिंग थी। उसके थ्रू सिंध गवर्नमेंट के लिए हमने एक पॉलिसी बनाई थी जो कि आई थिंक अप्रूव होने वाली है। वो एक इंडस्ट्रीज़ के लिए किस तरह से इंडस्ट्रीज़ को काम करना चाहिए, किस तरह से अपनी पोल्यूशन को रिड्यूस करना है, किस तरह से अपने एक्सपेंसेस को रिड्यूस करना है, और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कैसे कम करना है, वो एक अपनी पॉलिसीज़ जो ना उनके लिए डेवलप की थी। किस किस फील्ड से मुताल्लिक़ आप रिसर्च कर रहे हैं? हम रिसर्च जो है ज़्यादातर एनवायरनमेंट के हवाले से, एनवायरमेंटल वाटर क्वालिटी पे हम रिसर्च करते हैं, इसके अलावा एयर क्वालिटी पे रिसर्च करते हैं, तो उसके अलावा वेस्ट रिडक्शन पे, वेस्ट मिनिमाइजेशन पे, इन चीज़ों पे हम अपने रिसर्च करते हैं। मेरी अपनी जो रिसर्च है, मेरे जो PhD में जो मैंने काम किया है, वो बेसिकली जो आप प्लास्टिक मैन्युफैक्चर्ड जो आर्मर्स होते हैं, जिस तरह आप बुलेट प्रूफ जैकेट्स होते हैं, उस पर मैंने काम किया। उसका जो मटेरियल है वो प्लास्टिक बेस होता है, उसकी रिडक्शन पे और रिप्लेसमेंट पे काम किया। उसमें फिर नेचुरल मटेरियल्स उसमें हमने इनकॉर्पोरेट करके और उसमें अच्छे रिजल्ट्स उसमें से हमने ऑब्टेन किए हैं, और उनके अच्छे खातिर ख्वाह नताइज हैं, जिसमें हम प्लास्टिक को रिड्यूस कर सकते हैं 20 to 30%, जो कि मेरे इंटरनेशनल पेपर्स भी हैं उस पर। और ये जो ना उससे कॉस्ट भी कम होती है, और जो जैकेट जो पहनने वाला है उसके लिए भी जो ना एक अच्छी फील भी देता है, कंफर्ट भी है उसमें, और लो वेट भी है। बेसिकली जो जैकेट अगर पुलिस वाले या जो आर्म फोर्सेस जो पहनती हैं, वो हैवी जैकेट होता है, उसकी वेट जो है रिड्यूस किया हमने और कॉस्ट रिड्यूस किया हमने, और उसमें प्लास्टिक पोल्यूशन ऑब्वियसली उसमें रिड्यूस हुई है। अच्छा जी। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कौन सा है आपका? आई थिंक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो मेरा PhD का था, जो वो मेरा काफ़ी टाइम चला, उसमें जो प्लास्टिक वेस्ट रिडक्शन पे उस पर काम किया। और फिर अभी एक और प्रोजेक्ट जो हम कर रहे हैं, सिंध फ्लड इमरजेंसी रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट, ये भी बड़ा प्रोजेक्ट है, ये भी इंटरनेशनली फाइनेंस्ड है, और एक अच्छी उसकी प्रोग्रेस है, और दिन रात काम करते हैं हमारे डिपार्टमेंट, दिन रात काम करते हैं, इवन 7 days अभी काम करते हैं। और जो सिंध में जितने नुकसानात हुए हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। और आप देखें जितना पानी आया था वो ऑलमोस्ट कोई 4 तरबेला डैम्स के बराबर पानी था, जो अब फ्रॉम द शहदाद कोट से लेके ऊपर से लेके बलूचिस्तान से जो पानी आया अप टू द जो ना दादू सेवन तक जो ना पानी भरा हुआ था, ये पूरा जो राइट बैंक जो पूरा भरा हुआ था पानी से। उस पानी को किस तरह से ड्रेन आउट किया है, कितने लोग उसमें लगे, कितनी उसमें एफर्ट्स लगी हैं, और देखिए वो पानी निकला है तो आपकी गंदम भी हो गई, गंदम भी आपकी बम्पर क्रॉप हुई है। पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल आपकी बेहतर क्रॉप हुई है। वो पानी निकला है, फ्लड्स हैं, उसके फ़ायदे तो हैं, नुकसान तो है, फ़ायदे भी। अल्लाह पाक जो है उसको कंपनसेट कर देता है, नेचर आपको कंपनसेट कर देती है। मुल्क के एनवायरमेंटल माहौल को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा किया जा सकता है? देखिए मेरे ख्याल में हमें जो ना एजुकेशन की ज़रूरत है। हम अपने बजट को देखें कि हमें एजुकेशन के लिए बजट को ज़्यादा देना होगा। हम कुछ रुपए सिर्फ रखते हैं अपनी एजुकेशन के लिए, अपनी सेहत के लिए। एजुकेशन जब तक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स या एनवायरमेंटल अवेयरनेस जब तक नहीं आती हमारे लोगों में, हम एक छोटे बच्चे को शुरू से एक तो हम एजुकेशन, फिर दूसरा इस्लाम। मैं ये कहूँगा कि देखें इस्लाम एक कंप्लीट कोड ऑफ कंडक्ट है। आपको ये भी बताता है कि आपने सरेराह कोई चीज़ छोड़नी नहीं है, अगर कोई कचरा पड़ा हो तो उसको उठाना ताकि दूसरे को तकलीफ़ नहीं हो। तो उसमें 2 मैसेज हैं, एक तो इंसान ज़ात की खिदमत है कि आप किसी और को नुकसान नहीं हो, किसी और को तकलीफ़ नहीं हो। दूसरा सफाई में से ईमान है। एनवायरनमेंट में जब तक सफाई नहीं होगी तब तक चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। और हमें बेसिक एजुकेशन में और जो सेकेंडरी एजुकेशन है, जो हायर एजुकेशन है, उन सब में हमें
एनवायरनमेंट का पार्ट प्राइमरी से लेके इसको केजी से लेके इसको जो इंडक्ट करना होगा, तब जाके हमें जो ना वो रिजल्ट्स मिलेंगे। अभी हमें जो हमारे बिहेवियर्स हैं, बेसिकली हमें जो ना बिहेवियरल चेंज चाहिए, हमें जो एनवायरनमेंट की सेंसिटिविटी है वो चाहिए। वो हमारे लोगों में, मैं कहता हूँ कि वो ख़त्म हो चुकी है। हमें हमारे अंदर जो है ना वो चीज़ें होने की बहुत सख्त ज़रूरत है। एनवायरमेंटल माहौल में दरख्तों का कितना दखल है और इसके क्या फ़वाइद हैं? देखें, इसका सिंपल सा जवाब ये है कि हम इंसान के जो लंग्स हैं वो कितने इम्पोर्टेंट है, इसी तरह से ज़मीन के जो लंग्स हैं वो आपके ट्रीज़ हैं। इसकी इतनी इम्पोर्टेंस है कि इंसान की बॉडी में जितने लंग्स की इम्पोर्टेंस है उसके बगैर सांस नहीं ले सकता। इसी तरह से दरख्तों की भी इम्पोर्टेंस इतनी है। दरख्तों की इम्पोर्टेंस इतनी है, देखें, आपको आपकी कार्बन की जो सिक्वेस्ट्रिंग करते हैं उसकी अब्जॉर्ब करते हैं, और उसके अलावा फिर आपको जो वाइल्ड लाइफ के लिए इम्पोर्टेंस है, वाइल्ड लाइफ है, फिर हर तरह के जो जानवर हैं उनको दरख्तों की ज़रूरत है। जानवर है, जानदार है, अपना चरिंदा परिंदा, हर एक को जो दरख्तों की ज़रूरत है। अपीयरेंस के हवाले से आप देख लें, आपके रेन को जो अट्रैक्ट करते हैं, फिर आप सॉइल इरोजन को कम करते हैं, फिर आपको वुड लकड़ी आपके मिलती है, आपके फर्नीचर, हर तरह की चीज़ों के लिए आपको जो ना दरख्तों को प्रोटेक्ट करना होगा। दरख्त देखें आप, हमारा ग्रीन कवर पाकिस्तान इंटरनेशनली 25% रिक्वायर्ड होता है किसी भी कंट्री को अगर आप कहें, लेकिन पाकिस्तान का 4% से भी कम हो गया, 2 से 3% जाके रहा है। तो आप देख लें, हमें बहुत ज़्यादा ट्री प्लांटेशन की ज़रूरत है। जो ब्लेन ट्री सुनामी की जो बात हुई थी वो एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था। उसके बाद फिर पाकिस्तान में ट्री प्लांटेशन का होता है कहाँ तरह से होना चाहिए। बेसिकली दरख्त को जो ना, आप एक बच्चा है उसको आप प्रोटेक्ट नहीं करेंगे मर जाएगा। 2 दिन पानी नहीं मिलेगा, 4 दिन पानी नहीं मिलेगा, मर जाएगा। हमारे यहाँ लोग लगाते तो हैं लेकिन उसकी प्रोटेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, कोई केयर नहीं है, वो केयर नहीं मिलती। अच्छा सर, एक प्रोजेक्ट है रूडा रावी डेवलपमेंट, तो आपकी नज़र में कैसा है ये प्रोजेक्ट? रूडा रावी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। एक 46 किलोमीटर पे आपका रिवर फ्रंट पे बन रहा है। रिवर्स जो ना वो एक सेंसिटिव एरिया होता है, उसमें जो डेवलपमेंट होनी चाहिए वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए। देखिए, एनवायरमेंटलिस्ट कोई भी आपको जो ना मना नहीं करेगा कि जी आप डेवलपमेंट नहीं करेंगे। हम कहते हैं आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें, उसमें आप डिज़ाइन पे जो ना उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करें। डिज़ाइन उसका सस्टेनेबल डिज़ाइन होना चाहिए, उसका इको फ्रेंडली डिज़ाइन होना चाहिए, उसकी एनर्जी एफिशिएंसी होनी चाहिए। किसी भी प्रोजेक्ट में हमारे पास जो भी डेवलपमेंट होती है उसकी मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ऐसे नहीं हो कि एक मशरूम टाइप की, जिस तरह से हमारे पास सोसाइटीज़ आ जाती हैं जिनको पता कुछ नहीं है, स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करते, स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स नहीं बनाते। अगर आप नॉर्मल किसी बिल्डर से बात कर रहे हैं तो वो कहेगा जी हमने सीवरेज की लाइन दी तो दी है। सीवरेज की लाइन और स्टॉर्म वाटर में दोनों में फ़र्क है, दोनों का पर्पज़ अलग है। स्टॉर्म वाटर ड्रेन, हमारे यहाँ कराची में जो फ्लड्स आते हैं, जो अर्बन फ्लडिंग होती है, वो उसी वजह से, जो हमारे नाले जो हैं वो बेसिकली जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स थे जिनको हमने जो ना सीवरेज लाइनें बना दिया। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। रूडा एक अच्छा प्रोजेक्ट है। ये अराउंड कोई आप देखें एक बहुत बड़ा सिटी बनने जा रहा है, 1 मिलियन के करीब लोगों को अकोमोडेट करेगा, तो उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी होगा। तो उसको प्रॉपरली प्लान करने की ज़रूरत है, उसको प्रॉपरली उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। उसमें आप जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आप उसमें एनर्जी एफिशिएंसी डिज़ाइन हो, आपका जो बिल्डिंग्स हो एनर्जी एफिशिएंट हो, और उसमें जो वाटर की रिसाइकलिंग होनी चाहिए। आई थिंक ये चीज़ें उन्होंने कवर तो की, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी हो, उस लेवल पे, उस क्वालिटी पे इम्प्लीमेंट हो, और उसकी मॉनिटरिंग उस हिसाब से होनी चाहिए। तो आई थिंक एक अच्छा प्रोजेक्ट है। इसी तरह बहरिया भी देखें, कराची में एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। इसकी जो क्वालिटी है मैं कहता हूँ अनमैचेबल है, लेकिन उसमें एक इशू जो मुझे नज़र आता है कि उसकी लैंड अपनी नहीं है। लैंड का जो बड़ा इशू है उसका, आप देखें उसमें जो सोशल इश्यूज हुए, जो वहाँ के लोकल लोग वहाँ पे रहते हैं, जो गांव हैं
उन पे जिस तरह से मैं कहूँ कि उनको जिस तरह से डिस्प्लेस किया गया, उनको उस तरह से एड्रेस नहीं किया गया। पुराने ग्रेवयार्ड्स हैं, अगर वो ग्रेवयार्ड्स अगर वहाँ में बने होते हैं, उनको आप प्रोटेक्ट कर देते हैं और उनको एक जो ना एक ये कहें कि जिस तरह से बाहर होता है कि उसको प्रोटेक्ट करके और वहाँ पे आप टूरिज़्म बना देते उसका, वो कोई हिस्ट्री बना देते, कोई ऐसा मोन्यूमेंट बना देते, तो वो भी एक आपको जो मार्केटिंग पॉइंट मिल जाता है। देखिए, चीज़ें करने का तरीक़ाकार होता है, वो तरीका अगर आप अडॉप्ट करें जिस तरह, तो वो एक अच्छी चीज़ होती है कि जी हमने ठीक डेवलपमेंट की है, लेकिन हमने अपनी हिस्ट्री को नहीं ख़त्म किया। आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो है उसको ख़त्म नहीं करना चाहिए। दुनिया में वही कौमें आज तरक्की कर रही हैं जिन्होंने अपनी हिस्ट्री को नहीं ख़त्म किया, अपनी हिस्ट्री को याद रखा हुआ। सही बात है। यहाँ के प्रोजेक्ट और भी बन सकते हैं? जी बन सकते हैं, बनने चाहिए। आप देखें दुबई, देखें दुबई क्या है, दुबई तो थर था ना, रेगिस्तान था, आज के नखलिस्तान बना हुआ। सऊदी में देखें नियोम के नाम से एक बहुत अच्छा सिटी आ रहा है, कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, अरबों डॉलर्स की, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बना रहे हैं ना, लेकिन एक स्टैंडर्ड से बनाते हैं ना, एक तरीके से बनाते हैं। वो स्टैंडर्ड्स, वो पॉलिसीज़ का फुकदान है यहाँ पे। डेवलपमेंट के लिए हमें कोई मना नहीं करता कि हम डेवलपमेंट ना करें, लेकिन जिस लेवल पे एनवायरमेंटल या सोशल जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करते हुए अगर ये काम किया जाए तो वो अच्छी बात है। पानी के ज़िया को हम किस तरह से रोक सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा? देखिए, पानी के ज़िया के लिए बेसिक चीज़ है एजुकेशन। हम जो अपने लोगों को पहले समझाया, हमारे घरों में जो मासियाँ भी आती हैं ना, उनको भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। बिल्कुल। मासी आती है, नल को खोला और जो ना बर्तन धोए जा रही है, ऐसे नहीं होना चाहिए। बर्तन का एक धोने का भी एक तरीका होना, एक टब लें, दूसरे टब में रखें, और उस तरह से जो ना कम से कम पानी ज़ाया होता है। दूसरा, जो हम खुद भी जो ना थोड़ा उसको देखें, शेव करते हुए लोग जो ना वो नल खोला हुआ और पानी जो ना वो चल रहा है। उसके अलावा फिर हम देखें जो पानी आपका ज़ाया होता है उसको रीयूज़ करें, रिसाइकिल करें। और रीयूज़ रिसाइकलिंग में अगर छोटे छोटे प्लांट्स भी लगा दिए जाएँ या सिर्फ सेप्टिक टैंक लगा दिया जाए तो उससे भी बहुत मसला हल हो सकता है। उसमें उसका ट्री प्लांटेशन में यूज़ करते हैं, ट्री प्लांटेशन हो सकता है। मस्जिदों का पानी जो है वो ट्री प्लांटेशन में यूज़ हो जाए, या क्लीनिंग में कहीं यूज़ हो जाए, या कहीं सफाई में किसी दो सेकेंडरी जो पर्पज़ हैं उसमें यूज़ हो सकता है। पूरी दुनिया में ऐसा होता है। बिल्कुल। इसके ज़िया के लिए इसराइल देखें, इसराइल यहूदी, हम उसको कहते हैं वो यहूदी है, लेकिन वो पानी का ऐसा बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं कि वो आज देखें वो एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा आगे है। इसराइल में जो जितनी टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में है वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। वो इंडिया भी उससे जो सीखता है, हम उससे नहीं सीखते। हम कहते हैं हम यहूदी से नहीं सीखेंगे, हालांकि उसने हमसे ही सीखा है। आप अगर हिस्ट्री निकाल के देखें, लेकिन हम अपनी हिस्ट्री भूल चुके हैं, हम अपने साइंसदानों को भूल चुके हैं। हमारे अपने मुल्क से कितने इंजीनियर्स इस साल में गए हैं, आप देखेंगे कितना जो ब्रेन ड्रेन है। ये एक बहुत बड़ा इशू है। अच्छा, कराची शहर की पोल्यूशन रोकने के लिए, एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए हमारी हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है? देखिए, एक तो हमें अपनी जो सोर्सेज हैं वो सब आइडेंटिफाइड है। मैं कोई आपको रॉकेट साइंस नहीं बता रहा, गवर्नमेंट को हमसे अच्छा पता है। बेसिकली जो सोर्सेज हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं और ट्रांसपोर्ट है। इंडस्ट्री के ऊपर जो एनवायरमेंटल लॉज हैं वो अवेलेबल हैं, डिपार्टमेंट अवेलेबल हैं, वो उनकी जो स्ट्रेंथनिंग होनी चाहिए और उनकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होगी तो प्रॉपर रिजल्ट्स भी आएंगे। और इस तरह ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट में जब तक आपके पास मास ट्रांजिट सिस्टम नहीं आ जाता, आपका मसला कभी हल नहीं होगा। ये चिंचीज़, ये रिक्शाज, ये सिंगल मोटरसाइकिल और एक गाड़ी में एक बंदा जा रहा है, इससे आपका मसला हल नहीं होगा। हमारे यहाँ जितनी भी वो चीज़ें हैं वो इसी वजह से हैं कि हमारे जो मसले मसाइल हैं वो कंबाइंड लेवल पे नहीं हो रहे हैं। आप देखें लंदन है, यूरोप है, वहाँ पे मास ट्रांजिट सिस्टम बहुत है, एक्टिव है, अंडरग्राउंड सिस्टम है। और वहाँ पे मैं रह के आया हूँ, तो वहाँ पे देखें एक लोग वहाँ पे प्रेफर करते हैं कि मैं अपनी गाड़ी में नहीं जाऊँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाऊँ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का लेवल इतना, अगर आप सेफ़ एंड सिक्योर और साउंड और
इसको आप कॉस्ट इफेक्टिव बनाएंगे तभी जो ना लोग उसमें आएंगे। लंदन में एक स्लोगन होता है कि बाय अनदर कार इज़ बस। जब तक लोग उस लेवल पे अंडरस्टैंडिंग उनकी नहीं आएगी या उस लेवल की आप ये कहें कि फैसिलिटीज़ उस लेवल की नहीं होंगी, तब तक लोग जो ना अपनी गाड़ी से उतर के बस में नहीं आएंगे। बस उतनी सेफ सिक्योर होगी तो लोग आएंगे, लेडीज़ के लिए उतनी सेफ सिक्योर होगी तो लोग आएंगे। अच्छा सर, आपकी नज़र में हमारी यूनिवर्सिटीज़ में जो तालीम दी जा रही है, क्या वो सही खतूत पर है? देखिए, अभी पाकिस्तान इंजीनियर काउंसिल और HEC ये एक अच्छा काम कर रहे हैं। उनमें कुछ यूनिवर्सिटीज़ में मैं भी उसमें बोर्ड ऑफ स्टडीज़ का मेंबर हूँ और उसमें इंडस्ट्रियल एडवाइज़र के तौर पे काम करता हूँ। तो OBE सिस्टम को मुतारिफ़ कराया जिसमें जो आउटपुट बेस्ड एजुकेशन सिस्टम, मतलब बच्चे से आउटपुट बेस्ड एजुकेशन सिस्टम, जब तक हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक हमारी एजुकेशन सिस्टम को वो उस लेवल पे नहीं आएगा जो इंटरनेशनल लेवल की रिक्वायरमेंट है। अभी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ ने किया है कि उस लेवल पे जा रहे हैं। दूसरा, मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी इंडस्ट्रीज़ और एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो भी है, उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत कम है। यूनिवर्सिटीज़ और इंडस्ट्रीज़ की जो कोलैबोरेशन है उसमें रिसर्च प्रोजेक्ट्स आने चाहिए कि इंडस्ट्री में जो इशू है वो अपनी यूनिवर्सिटी को बताए कि जी मुझे ये इशू आ रहा है, आप इसको रिजॉल्व करवा के दें। तो उससे रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी बढ़ेगी, बच्चों को रोज़गार भी टाइम से मिलेगा। हमारे पास कई इंजीनियर्स जो फारिग होते हैं वो उनको पता ही नहीं होता हमने कहाँ जाना है, कहाँ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, HR कहाँ पे। तो अभी उसमें हमें जो ना थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, माशाल्लाह से आजकल हमारी कराची में बल्कि पूरे पाकिस्तान में ही रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन काफ़ी हो रही है, तो इसमें एनवायरनमेंट का क्या ख्याल रखना चाहिए? देखिए, बेसिकली तो हमें कंस्ट्रक्शन जो हो रही है उसमें डिमांड बहुत है, इस वजह से कंस्ट्रक्शन हो रही है। डिमांड हमारे पास जो रेजिडेंशियल यूनिट्स हैं उनकी 7.5 से 8 लाख यूनिट्स पर ईयर है और हमारे पास सप्लाई जो हो रही है 2.5 लाख से 3 लाख हो रही है। तो वो एक बहुत बड़ा गैप है, उसकी वजह से अपना कंस्ट्रक्शन तो हो रही है, लेकिन इसमें एनवायरमेंटल गैप, एनवायरमेंटल आस्पेक्ट्स का क्या ख्याल रखना चाहिए वो ये है कि देखें, पहले तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए मास्टर प्लान अप्रूव हो और मास्टर प्लान से ये रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ अप्रूव होनी चाहिए, उनकी प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। जो रेजिडेंशियल सोसाइटी जिस तरह से कमिट करती हैं, आई बिलीव वे उस तरह से वो डिलीवर नहीं करती, उस लेआउट प्लान पे उस तरह से काम होता नहीं है। अगर वही लेआउट प्लान, अगर उसमें जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है या जो भी अथॉरिटीज़ हैं वो उसको जो एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स हैं उनको उन्हें मद्देनज़र रखना चाहिए, ताकि उनको थोड़ी सी मॉनिटरिंग ये भी होनी चाहिए। देखिए, इसमें जो इनका डिज़ाइन है वो एनवायरमेंटली सेंसिटिव हो और एनवायरमेंटल जो एस्पेक्ट्स हैं उसको एड्रेस किया होना चाहिए, जिसमें इनके जो डिज़ाइन है उसमें वाटर कंजर्वेशन का ख्याल रखना चाहिए, उसमें रिन्यूएबल एनर्जी का उसमें ख्याल रखें और उसमें जो है वेस्ट रिडक्शन, जो सॉलिड वेस्ट जो निकलता है, जो डेब्रीज निकलती हैं, उनका रीयूज़ या रिसाइकिल करके वो उस पर काम होना चाहिए। फिर जो मटेरियल्स जो ख़ास करके यूज़ होते हैं वो उसकी जो ना उसमें कुछ रिप्लेस करना चाहिए हमें। हम देखें, हमारे पास कई ऐसे कोल पावर प्लांट्स हैं जो कि अपनी वेस्ट निकालते हैं, जो कोल ऐश निकलता है। अब कोल ऐश एक जगह कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल हो सकता है। उससे देखें 2 फ़ायदे हैं। कोल ऐश जो निकली वो आपका एज ए इंडस्ट्रियल इकोलॉजी के बेसिस के जो कॉन्सेप्ट है वो आपका दूसरी इंडस्ट्री है वहाँ पे एज ए रॉ मटेरियल यूज़ हो गया, तो आपके 2 इश्यूज़ कम हो गए। एक तरफ से आपका वर्जिन रॉ मटेरियल वो कम यूज़ होगा, दूसरा वहाँ का वेस्ट जो है ना यहाँ भी यूज़ हो जाएगा। इसी तरह से और बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज़ हो सकते हैं। एग्रीकल्चर वेस्ट है वो भी यूज़ हो सकता है और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि इसमें यूज़ हो। तो आप
कि जो इंडस्ट्री है उसकी कॉस्ट भी कम होगी और उससे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी कम होगा उनका। फिर वाटर रिसाइकलिंग है, वाटर यूज़ है और प्लांटेशन है, प्लांटेशन का ख्याल रखना चाहिए। फिर देखिए जो सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी का अगर हम इस्तेमाल करें, इवन हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, जहाँ पे मेरी रिहाइश है वहाँ पे हमारा जो बिल आता है वो हाई राइज बिल्डिंग का जो हमारे कॉमन एरियाज हैं उसका 18 से 19 लाख रुपये बिल आता है। अब हम उस पर यही प्लान कर रहे हैं कि वहाँ पे सोलर पावर लगाएं और उससे जो ना हम उससे इस्तेफादा करें और उसमें से हमें आई बिलीव कि जो ना हमारा कम से कम कोई 50% से ज़्यादा हम बिल उसमें रिड्यूस कर सकते हैं अगर हम सोलर पावर पे चले जाएं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जो कराची में इतनी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, जो सोसाइटीज़ हैं, इसमें सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अकॉर्डिंग जो बिल्डर को 5% जो ना सोलर पावर पे शिफ्ट करना चाहिए। आई थिंक कि उसको और ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाहिए और उसको जो है इंश्योर करें कि बिल्डर्स जो है ना सोलर पावर पे जाएं और उससे जो है ना उनकी फ़ायदा भी है और कॉस्ट कटिंग भी है। बिल्कुल ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया सर, तामीरा टीवी को आपने अपना कीमती वक्त दिया। चलिए जी, अपनी होस्ट शगुफ्ता फैसल को इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।